हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है आप अच्छे होंगे। चलिए तो दोस्त, अभी परसेंटेज डिस्कस कर रहे हैं। और परसेंटेज में सीट 2 कंप्लीट करा दिया था पिछले क्लास में। आज सीट 3 करने वाले हैं। तो सीट 3 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि मोहन अपनी आय का 20% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है। उसकी आय अब 30% से बढ़ जाती है तथा वह अपनी बचत को 20% से बढ़ा देता है। तो उसके बाद का खर्च में बढ़ोतरी कितने प्रतिशत का हुआ। अब देखिए, आय, बचत और खर्च यानी इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है। अब ये क्या हुआ, आय, इनकम आय हो गया, एक्सपेंडिचर खर्च हो गया और सेविंग बचत हो गया। ठीक है। आय बराबर खर्च प्लस बचत। कितना हम कमा रहे हैं उसमें से जो खर्च कर जो बचेगा वही तो बचत हुआ। यानी 100 रुपया हमने कमाया, 10 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा, 90 रुपया बचा। तो वही क्वेश्चन है दोस्त कि अपनी आय का 20% खर्च करता है। हमने मान लिया कि उसकी आय 100 रुपये है। 100 रुपये इसलिए माना जाता है कि आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगा। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 100 रुपये मान लेने पे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अब आय का खर्च 20% है। ठीक है, आय का खर्च 20%, तो सेविंग तो 80 रुपया होगा। 100 में से 20 रुपया खर्च कर दिया तो 80 रुपया ही ना बचा। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन में। उसकी आय अब 30% से बढ़ जाती है, यानी ये 30 रुपया बढ़ गया। और बचत को 20% से बढ़ा दिया जाता है। 80 का 20% कितना होता है दोस्त, ये आपको माइंड कैलकुलेशन करना चाहिए। 80 का 20% कितना होता है बताइए, तो 16 रुपया। ठीक है, 80 का 20% कैसे हम निकालेंगे, यानी 20% ऐसे निकलते हैं। और ये आपको डायरेक्ट होना चाहिए कि 1/5। तो 1/5 कैसे निकलते हैं, यानी 5 से 16। यही तो है, आपको फास्ट बनना पड़ेगा है, तभी एग्जाम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है। अब 30 रुपया हमने तो बढ़ा दिया और बचत को 16 रुपया बढ़ा दिया, तो जो बचा वो तो खर्च पे बढ़ेगा। 30 रुपया आय बढ़ी थी, 16 रुपया बचत बढ़ाया, तो जो बचा वही तो खर्च में बढ़ा। यानी खर्च में कितना बढ़ा, 14 रुपया। और ये कितने प्रतिशत हुआ, यानी 70%। 14 20 का कितना प्रतिशत है, 70%। गुने 100 कर दीजिए आप। ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2, सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 1% की कमी होती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या है। अब सुरभि अपनी आय, तो उसकी आय मान लीजिए आप 100। हम अभी बताए इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है। आय को मान लिया हमने 100 और उसका खर्च जो है 75% यानी 75। ठीक है। तो खर्च 75 रुपया हो गया, तो बचा कितना, 25 रुपया। 100 रुपये में 75 रुपया खर्च कर दे रही है, तो बचाएगी 25 रुपया ना। अब क्वेश्चन है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, यानी 100 में 20% बढ़ गया, यानी 20 रुपया बढ़ गया। और बचत में 1% की कमी होती है, यानी 25 का कितना प्रतिशत, 1%। तो कैसे निकालते हैं, तो 25 का 1%, तो 25/100 यानी 0.25। ये कमी हो रही है, ये कमी हो रही है। यहाँ पे आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब ये इनकम 20 रुपये बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों मिलाकर 20 रुपये होने चाहिए।
तो जब 20 रुपया ये बढ़ा और सेविंग मेरा देख रहे हैं कि इसे 0.25 रुपया कम हो गया, यानी 20 रुपया में 0.25 रुपया कम हो गया, यानी 20 के बराबर लाने के लिए इसमें 20 में और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तभी तो होगा। बताइए, यानी 20 रुपया 25 पैसा, तभी तो ये दोनों सोल्व कीजिएगा तो 20 रुपया बढ़ा। अब इनकम में जितना बढ़ेगा और सेविंग में तो वो दोनों घटाइएगा तभी तो ये आएगा। जैसे 20 में से घटाइए 0.25, तो देख लीजिए ये माइनस यानी कम हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 20 रुपया 25 पैसा इसमें बढ़ा। तब ज्ञात कर लीजिए आप उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो उसके यानी 20 रुपया 25 पैसा 75 पे ये कितना प्रतिशत है, देख लीजिए। 25 तिहाई 25 चौके, 3 से काटिए इसको, 3 छक 18, 2 3 सते 21, 1 3 पचे 15। अब इसको फास्ट कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं, 6.75 है, ठीक है। तो 6 चौके 24 होता है और 75 चौके 300, ये 2 अंक के बाद दशमलव यानी 3, यानी 6 चौके 24 और 3 27%, यानी उसका व्यय में 27% की वृद्धि हो गई, ठीक है। इनकम में जितना बढ़ा, खर्च और सेविंग में बढ़ा मिलकर वो इसके बराबर होगा जितना बढ़ा। और यहाँ पे देख रहे थे कि सेविंग तो घट जा रहा था, तो ये तो इससे ज्यादा ना और खर्च कर पाएगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी बचत में 33.1/3% की वृद्धि और खर्च में 28.56% की वृद्धि होता है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए देखिए, हमने इनकम को मान लिया 100, और ये बार बार आपको लिख रहे हैं इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम को हमने मान लिया 100 रुपया, ठीक है। आय का 70% खर्च करता है वो आदमी, ठीक है। तो 70 एक्सपेंडिचर हो जाएगा और उसकी बचत में इतना, तो ये आपको अब खर्च तो 70 कर दिया, तो इतना तो बुद्धि आपके पास होगी कि जब खर्च 70 कर रहा है तो बचाएगा कितना, 30 रुपया। अब हम क्या करने लगे कि 100 में से 70 घटाएंगे। मेरे दोस्त, ये तो माइंड कैलकुलेशन की बात है। जब 100 रुपया कमा रहा था, 70 रुपया खर्च कर दिया, तो बचाएगा 30 रुपया ना। अब वो कह रहा है कि 33.1/3%, ये आपको बताया है, फर्स्ट क्लास से आपको बता रहे हैं। ये किसके बराबर होता है, 1/3 का ये है, और दिया है क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, ये देखिए, बचत में इतना प्रतिशत की वृद्धि यानी 1/3 की, यानी 10 रुपया की वृद्धि हो रही है, 10 रुपये की वृद्धि हो रही है यहाँ पे। और खर्च में 28.56% की वृद्धि होता है। खर्च में देखिए 28.56% किसके बराबर होता है, 2/7। और 2/7 देखिए, 70 का 2/7 कितना होगा, 20। ये भी वृद्धि हो रही है। तो जब एक्सपेंडिचर में 20 रुपया वृद्धि हुआ, सेविंग में 10 रुपये वृद्धि हुआ, तो टोटल कितने वृद्धि हुआ, 30 रुपया। तो वही तो आय में वृद्धि होगा, टोटल 30। वही तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसे इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 30%। ये सब तो आपको अब याद हो गया होगा, बहुत बार, लगभग सीट 1 सीट 2 बहुत क्वेश्चन कराए हैं इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेरे दोस्त, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपने से खुद से मेहनत कीजिए। हम लगभग सारे पैटर्न करा रहे हैं क्वेश्चन, और कुछ
बहुत सारे करा भी दिया क्वेश्चन, सीट 1 सीट 2 से आप क्वेश्चन सॉल्व कर देखा ही होगा, सॉल्व तो हो ही रहे होंगे आपसे। प्रैक्टिस कीजिए, आप जम कर प्रैक्टिस कीजिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। गीता अपनी आय का 9.09% बचाती है, ठीक है। यदि उसका व्यय 12 यानी 1/2% यानी 12.5% बढ़ता है और आय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 7600 रुपये की वृद्धि हुई, तो उसकी प्रारंभिक आय क्या है। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन हम सीक्वेंस वाइज आपको करा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का लेवल भी अप होता जाएगा, ठीक है। जैसे आसान क्वेश्चन आए, आसान कुछ टफ भी क्वेश्चन आपको लगेगा, तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी आसान लगने लगेगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आय का 9.09%। अब 9.09% आपको पता होना चाहिए ये किसका वैल्यू होता है, 1/11 का। अब कह रहे कि 9 दशमलव, देखो अब इनकम बराबर हम बार बार बता रहे हैं आपको कि E+S होता है। 9.09% बचाती है गीता, ठीक है। तो 9.09% बचाती है, यानी 11 में 1 रुपया वो बचाती है, यानी उसका आय तो 11 रुपया हो गया, तभी तो 9.09% बचा रही है। 11 का कितना वो 9.09% होता है, 11 का 1 ही यूनिट ना है 9.09%, तो इसलिए वह 1 रुपया बचा रही है 11 में। तो खर्च कितना कर रही है, 10 रुपया, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन है कि उसका आय 12.1/2% बढ़ता है और आय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना मेरे दोस्त, जैसे 12.1/2%, ये किसका वैल्यू है बताइए, 1/8 का, और 20% जान ही रहे हैं 1/5 का होता है। तो जो अंश बटा हर है, ठीक है, हर का आप एलसीएम ले लीजिए। ऐसा जब भी फ्रैक्शन आए क्वेश्चन इस तरह का, तो इसका एलसीएम ले लीजिए और सभी में गुना कीजिए। जैसे कोई 5 = 5, तो 5 में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना भाग करेंगे, दोनों साइड करेंगे तो इक्वल ही आएगा ना। तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे 11 में, तो 11 में हम 8 से गुना करेंगे और 5 से, 8 5 कैल्शियम तो 40 होता है, ठीक है, बराबर 10 गुने 8 गुने 5, और सेविंग में भी करेंगे 8 गुने 5, ठीक है। इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये सब तो कट ही जा रहा है, 11 10 एक ही बचने वाला है। ये हम करते हैं जैसे हमको बनाने में आसानी हो, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए कि यदि उसका व्यय 12.5% बढ़ता है, यानी 12.1/2% बढ़ता है, व्यय यानी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी ये 1/8 का वैल्यू होता है, तो 1/8 इसका कितना होगा, यानी 50 रुपया ये इंक्रीज कर रहा है, 50 यूनिट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। 20% का वैल्यू 1/5, यानी इसका 1/5 कितना होगा मेरे दोस्त, तो 11 गुने 8, सॉरी 11 गुने 8, ठीक है। ये 88 हो गया, ये 50, तो जो बचेगा सेविंग ही ना बढ़ेगा, तो सेविंग कितना बढ़ा, 38 रुपया। और क्वेश्चन में आपका दे रहा है कि 38 यूनिट का वैल्यू, चलिए और आगे देखिए, क्वेश्चन में दे रहा है कि 38 यूनिट का वैल्यू जो बढ़ा, उसका वैल्यू दिया है 7600, यानी 38 यूनिट 7600, तो उसकी प्रारंभिक आय, तो प्रारंभिक आय टोटल तो इतना हो गया, तो इसलिए प्रारंभिक आय निकाल लीजिए आप, कितना होगा, ये तो कट जाएगा 200, तो इसमें गुना कर देंगे, 11 गुने 8 गुने 5 गुने 200, तो ये करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 8 दूनी 16 85, यानी 11/8 88,000।
चलिए ऊपर देख लीजिए, और ये 88,000 है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो भी फ्रैक्शन आए उसका हर का आप एलसीएम ले लीजिए और सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे बनाने में आपको आसानी होगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बढ़ेगा सॉल्यूशन में आपको। देखिए कहाँ कहीं लगा आपको टफ, आसानी से गुना भागा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी के वेतनों का योग, ए और बी के वेतनों का योग 43,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना है? ठीक है, अब देखिए ए का कह रहा है कि वेतन का 95% खर्च कर रहा है तो उसका बचत कितना होगा? 5%। 95% खर्च कर दिया तो उसका बचत तो 5% ही हुआ, यानी ए का 5% बचत हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, बी अपने वेतन का 80% खर्च कर दिया तो बी का बचत कितना हुआ? 20%। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का बचत और बी का बचत दोनों बराबर है तो बराबर कर दीजिए, और परसेंटेज ये तो कट ही जाना है, 5 से 4 कट जाएंगे, यानी ए बाई बी कितना हो गया? 4/1। अब पढ़े आगे, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी के वेतनों का योग 43,000 रुपया है, यानी 4 और 1 5 यूनिट, 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है आपका 43,000, और ए का वेतन पूछता है तो ए का वेतन निकाल लीजिए, यानी 4 यूनिट बराबर, 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5 से काटिए इसको, 5 से काटते हैं तो 5 8 40, 3 5 6 30, यानी 8600। तो 8600 गुना 4, 4 6 24 की 4, 4 32 और 2 34। ठीक है, 34,400 रुपया। यहाँ पे दोनों का बचत समान दिया है, दोनों का जो भी बचा रहे हैं वो समान है, इसलिए इक्वल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट देखिए आप। ठीक है, इनकम और इनकम टैक्स। जैसे नेट इनकम कब होता है? नेट इनकम इक्वल होता है इनकम माइनस इनकम टैक्स। जैसे नेट इनकम, इनकम मेरा यानी आय, और यहाँ पे नेट इनकम, इनकम माइनस इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स। अब नेट इनकम बराबर इनकम माइनस इनकम टैक्स, यानी जो नेट इनकम जो भी आय मेरा बचा वो टोटल इनकम में से जो आय दर, आय जो देते हैं ना टैक्स, वो घटाएंगे तो मेरा नेट इनकम बच जाएगा। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि इनकम मेरा 1,000 रुपया है और इनकम टैक्स मेरा 200 रुपया है, तो नेट इनकम कितना बचा? 800 रुपया। ठीक है, नेट इनकम बचा 800 रुपया। अब क्या हो गया कि इनकम टैक्स बढ़कर मेरा 10% बढ़कर 220 रुपया हो गया। 200 का इनकम टैक्स 10% बढ़ गया, यानी 220 हो गया, और इनकम मेरा वही है, तो नेट इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए? इनकम अभी भी 1,000 है तो नेट इनकम कितना हो जाएगा? 20 तो कम हो जाएगा ना, जब 20 इनकम टैक्स में बढ़ गया तो 20 तो इस पे कम जाएगा, 20 कम जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 780। अब ये नेट इनकम हो गया, यानी इनकम टैक्स बढ़ने से मेरा नेट इनकम घट रहा है,
इनकम टैक्स जितना कम देंगे नेट इनकम मेरा उतना ही बढ़ेगा, और इनकम टैक्स जितना ज़्यादा देंगे नेट इनकम मेरा उतना ही घटेगा। ठीक है, ऐसे भी बोलचाल में जानते ही आप कि टैक्स ज़्यादा देना पड़ा हमको, यानी मेरा जो भी आया था वो कम हो गया, और टैक्स कम देना पड़ता है तो कितना खुश होते हैं आप। चलिए तो अब देखते हैं रेट ऑफ इनकम टैक्स यानी आय की दर क्या हुआ। आयकर की दर, रेट ऑफ इनकम टैक्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या था मेरा 200। 200 कितने पे था 1000 पे, यानी 200 बटा 1000 गुने 100, ये कितना हो गया बताइए 5, ये 20 यानी बराबर 20%। रेट ऑफ इनकम टैक्स था 20%, यानी ये हम कैसे निकालें, यानी इनकम टैक्स बटा टोटल इनकम, जो भी इनकम है मेरा टोटल इनकम, सॉरी नहीं दिखाई देगा आपको, रेट ऑफ इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं ये देखिए। इनकम टैक्स बटा टोटल इनकम, टोटल इनकम गुने 100। ठीक है, जब भी रेट ऑफ इनकम टैक्स यानी आयकर की दर ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो आयकर जितना देते हैं यानी इनकम टैक्स टोटल इनकम जितना देते हैं यानी इनकम टैक्स बटा टोटल इनकम गुने 100। ठीक है, अब इसी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था 5 नंबर। सॉरी 6 नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 तो करा ही दिया, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आयकर में 21% की वृद्धि हो जाने के कारण शुद्ध आय में 4% कम हो जाती है, तो आयकर की दर क्या है। अब अभी आपको बताएं कि टोटल इनकम बराबर टैक्स प्लस नेट इनकम, और नेट इनकम जो भी है और टैक्स आपको बताया ही है, टैक्स कैसे, टैक्स रेट ऑफ टैक्स कैसे लगता है, टैक्स बटा टोटल यानी टोटल इनकम गुने 100, आपको बताइए। अब देखिए टैक्स का 21% जो है हो जाने के कारण शुद्ध आय में 4% कम हो जाती है, यानी नेट इनकम में 4%, जो यानी नेट इनकम का जो 4% है वही टैक्स का 21% है, तभी तो टैक्स में जो 21% की वृद्धि हो रही है और नेट इनकम की में 4% की कमी हो रही है, यानी जो टैक्स का 21% होगा वही तो नेट इनकम का 4% होगा। तब ये देख लीजिए आप, टैक्स बटा नेट इनकम बराबर 4/21, और टोटल अब कर रहा है क्वेश्चन में आयकर की दर, तो यहां से टैक्स और नेट इनकम मिल गया, टैक्स और नेट इनकम हमको मिल गया, तो टोटल इनकम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, टोटल इनकम निकाल लीजिए यहां से आप। टोटल इनकम कितना हो जाएगा 25 यूनिट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आयकर की दर ज्ञात करें, तो जब टोटल इनकम हमें पता हो ही गया और टैक्स पता ही है तो आयकर नहीं ज्ञात कर लेंगे, बिल्कुल। जैसे टैक्स बटा टोटल इनकम कितना है 25, अभी ही तो बताया, टैक्स बटा टोटल इनकम गुने 100 यानी 16%। टैक्स में जो वृद्धि हुआ नेट इनकम में 4% की कमी हो गई,
यानी टैक्स इनकम का जो 21% हुआ वही तो नेट इनकम का 4% हुआ, तभी तो दोनों इक्वल हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। चल रहा अगला क्वेश्चन तू देख ला। क्वेश्चन नंबर 6 देखा। 6 क्वेश्चन है, सॉरी 6 क्वेश्चन क्राइटेरिया कैसे हम बोल रहे हैं बार बार यार। 7 नंबर क्वेश्चन, बार बार पिछले वाले क्वेश्चन याद आ जा रहे हैं हमको। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है फल वाले पे। जैसे कच्चा फल होता है, कुछ दिन रखिएगा वो सूख जाएगा, यानी उसमें जो पानी की मात्रा थी यानी वो सूख गया। तो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 पूछे जाते हैं, ये रेलवे में भी पूछे जाते हैं अक्सर, एसएससी में भी। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। ताजे फलों में 64% पानी है और सूखे मेवों में 28% पानी होता है। 50 केजी ताजे फलों में से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसका सबसे बेस्ट तरीका बनाने का है आपको कि फ्रेश यानी फ्रेश फ्रूट का निकाल दीजिए, जो 36% जो भी है, 64% पानी है और सूखे मेवों में 28%। 64% जब पानी है फ्रेश फ्रूट में, तो फ्रेश फ्रूट का 36% फल होगा, 36%। ठीक है, 36% इसका होगा। अब कुछ दिनों सूख गया तो यहाँ पे ड्राई लिख देंगे, ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में देखते हैं कि अब सूखे मेवों में 28% पानी होता है। जब 28% पानी होता है तो फल कितना है? 72%। इसी को, ये सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप ये बनने लगेंगे क्वेश्चन। अब फ्रेश फ्रूट कह रहा है ये 50 केजी है, यहाँ से अब सॉल्व कीजिए। 36 दूनी 2 से 25 केजी। अब ड्राई फ्रूट कितना बचा मेरे दोस्त? 25 केजी। देखिए सिंगल लाइन में, एक लाइन में ये सब बनने वाले क्वेश्चन है। इधर फ्रेश फ्रूट में जितना फल बचेगा वो लिख देंगे, इधर ड्राई फ्रूट में जितना फल बचेगा वो निकलेगी। और दोनों फल है तो दोनों तो इक्वल रहेंगे। फल की मात्रा तो वही रहेगा ना, पानी न सूखेगा सिर्फ। फल तो जो पानी के साथ फल है उसमें भी फल वही है, और जो सूखने के बाद जो फल है वो भी फल ही है। तो दोनों फल ही है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो वही तो मैंने किया यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नोट कर लिए। इसी का एक और तरीका देख लीजिए आप, एक्स पे। अब एक्स पे इसे कैसे बनाइएगा आप? जैसे क्या क्वेश्चन दे रहा था? 50 केजी। 50 केजी का जब 64% पानी है तो 50 केजी का 64% ज्ञात कीजिए आप। 50 केजी का 64% कितना होगा? 32 के, यानी 32 तो पानी है, और हमने मान लिया कि पानी में से जो और सूख गए, मान लिया उसे कि x%, x माने x यूनिट पानी सूख गया। ठीक है, और टोटल में से यानी पानी में से पानी सूख गया तो टोटल में से तो वही जाएगा 50, यानी यहाँ भी पानी जा रहा है, यहाँ भी टोटल में से पानी जा रहा है। अब ये जो पानी गया ये टोटल का कितना बच रहा है? टोटल का कितना बच रहा है? 28%। एक्स पे ऐसे बनेगा आपको क्वेश्चन, यानी एक्स पे कैलकुलेशन आपको ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी 4 सत्ते 25, 25 दूनी 50, 25 तिहाई 75, 750, 800 माइनस 25x, 50 सत्ते 350 माइनस 7x। अब कट कीजिए इसको, 25 उधर जाएगा यानी 18x, और 800 यानी 350 कितना हो जाएगा? 450। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 9 18 5 90। x हमने क्या माना था? x माना है कि कितना पानी गया,
और क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सूखे फल प्राप्त किए जा सकते कितने। तो जब 25 पानी सूख गया तो टोटल फल कितना था 50 केजी। तो 50 केजी में 25 सूख गया तो बचा मेरे पास 25 केजी, वही तो निकाले हैं। तो इतना क्या करने की ज़रूरत, जब इतना में हमें आंसर आ जा रहा है तो इतना क्यों करेंगे फालतू के हम। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 क्वेश्चन है, बस उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ लैंग्वेज घुमा दिया है। देखिए, एक तरबूज का वजन 10 केजी है जिसमें 90% पानी है। 4 दिनों के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया तथा अब उसमें पानी 70% ही शेष रहा। ज्ञात कीजिए कि कितने केजी पानी का वाष्पीकरण हो गया। हमने मान लिया कि x केजी पानी का वाष्पीकरण हो गया। अभी टोटल है 10 केजी और उसमें 90% पानी है, तो पानी कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 9 केजी। हमने मान लिया कि x केजी पानी का वाष्पीकरण हो गया, तो 9 में से x को घटा दीजिए। तो जब 9 में से x को घटा देंगे तो ये भी तो टोटल पानी में से चला गया। अब कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया, यानी 10 में से भी x का पानी का वाष्पीकरण होगा। तो जो पानी का वाष्पीकरण हो गया और वाष्पीकरण के बाद उसमें 70% पानी बच रहे हैं। पानी में से पानी गया जो भी बचा और टोटल में से पानी गया यानी पानी ही बचा, तो इसका ये 70% है। ठीक है, अब इसको कट कीजिए आप। ये हो जाएगा 10 90 हो जाएगा और ये 10x हो जाएगा और ये 70 माइनस 7x, ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 3x बराबर 20, x बराबर 20/3 केजी। यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा आपको यूनिट केजी में ही, क्योंकि हमने x केजी पानी निकाला था और क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि कितने केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ था, 20/3 केजी का। अब जैसे पिछले क्वेश्चन बनाए थे फल और मेवा पे, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे लिख रहे थे फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट कितना है 10 केजी। अब उसमें 90% पानी है, तो पानी ना लिखकर यहाँ पे हम लिख रहे थे फ्रूट ही लिख रहे थे, तो 90% तो 10% बचेगा फ्रूट। अब यहाँ पे सूखने के बाद फ्रूट, ठीक है, फ्रूट जो पानी के साथ जो फल रहेगा और सूखने के बाद भी जो फल रहेगा दोनों तो इक्वल ही होंगे क्योंकि दोनों फल ही हैं। अब जो 70% सूखने के बाद वाष्पीकरण हो गया, तो अब इसमें पानी 70% शेष रहा, तो यानी 30% फल रहा होगा, तो फ्रूट का 30%। ठीक है, तो यहाँ कट कीजिए, तो यहाँ पे आपको फ्रूट निकल कर आएगा, यानी फल कितना बचा 10/3 केजी। और क्वेश्चन पूछ रहा था आपका कि पानी का वाष्पीकरण कितना केजी होगा, तो 10 में से 10/3 घटा दीजिए आप, यानी 20/3। वही बात है, ये बेस्ट तरीका है बनाने का इस तरह का क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लीजिए। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, यानी टोटल जो सॉल्यूशन होगा उसमें कितने नमक या चीनी की जो सांद्रता होती है उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 80 केजी टोटल हो गया, सपोज मैंने मान लिया सॉल्यूशन है 80, ठीक है, और उसमें नमक है मेरा 16, तो सांद्रता कितना होगा, कंसंट्रेशन कितना होगा, यानी नमक बटा टोटल कर देंगे ना, ये टोटल की वैल्यू है, अब ये साल्ट है, ठीक है, तो टोटल कर देंगे तो ये नमक की सांद्रता निकल जाएगा, यानी 16/5 यानी 20%, यानी 20% सांद्रता हुई नमक की। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं हम कि कंसंट्रेशन बराबर साल्ट बटा जो टोटल सॉल्यूशन है। ठीक है,
कंसंट्रेशन निकालने के लिए जो साल्ट है टोटल और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कंसंट्रेशन परसेंटेज में निकाला जाता है। अब इसी को ऐसे लिख लीजिए आप, साल्ट बराबर टोटल सॉल्यूशन, साल्ट बराबर कंसंट्रेशन इनटू टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी यहाँ पे साल्ट ये कांस्टेंट रहेगा, कंसंट्रेशन और टोटल का जो प्रोडक्ट है वही तो साल्ट है। ठीक है, यानी ये परसेंटेज में निकाला जाता है और साल्ट बटा टोटल वही कंसंट्रेशन का वैल्यू होता है। यहाँ पे हमने 20% यानी जब भी ये निकाला जाता है परसेंटेज में सांद्रता, और साल्ट बराबर देख लीजिए आप कंसंट्रेशन इनटू टोटल। चलिए अब इसी बेस्ड इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक घोल में 15% नमक है जिसमें से 19 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। वाष्पीकरण हो जाता है। अब घोल में नमक की सांद्रता 20% है, विलयन की प्रारंभिक। अब सांद्रता 15 से 20% हो रही है, यानी साल्ट को कांस्टेंट यहाँ पे रखा गया है, यानी कंसंट्रेशन जो है चेंज हो रहा है। तो जिस रेशियो में कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है उसके रिवर्स रेशियो में टोटल चेंज होंगे। कांस्टेंट वैल्यू का तो यही ना है, इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिया गया है पिछले वाली शीट में। देखिए 15% से 20% हो रहे हैं, 15 से 20 हो रहे हैं, यानी 3 से 4। ये कंसंट्रेशन, तो टोटल कितना हो गया, टोटल सॉल्यूशन किस रेशियो में होंगे चेंज, 4 से 3 यूनिट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब 15% नमक है तो 19 लीटर पानी का वाष्पीकरण, तो ये कितने लीटर बचा, 4 से 3 हो गया, यानी कितने यूनिट कम, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 19 लीटर। तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा 4 यूनिट, तो 4 यूनिट 1 यूनिट 19 लीटर, 4 यूनिट 76 लीटर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन होता है साल्ट बटा टोटल, और कॉन्सेंट्रेशन को हम परसेंटेज में दर्शाते हैं। ये सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज में चेंज करने के लिए। साल्ट बराबर होता है कॉन्सेंट्रेशन इंटू टोटल। साल्ट कांस्टेंट रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन और टोटल एक दूसरे के रिवर्स रेशियो में चेंज होंगे, यानी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो टोटल की मात्रा कमेगा, और टोटल ज़्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन कमेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब पैटर्न हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये सब क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, जैसे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, जैसे कोई परीक्षार्थी एग्जाम में 5% से 10% कम अंक प्राप्त किया, और कोई विद्यार्थी 5% से 10% अधिक अंक प्राप्त किया, तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है। और फिर वो देखता है कि पासिंग से इतना एक्स्ट्रा कितना कम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आपको, एग्जाम्पल में जैसे 100 मानते हैं फुल मार्क्स। अब ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये लाइन पढ़ रहे हैं एक। अब 100 फुल मार्क्स है, 100 फुल मार्क्स है। पासिंग मार्क्स हमने मान लिया 40, पासिंग है, पासिंग मार्क्स 40, 100 में 40। और कोई स्टूडेंट पासिंग मार्क्स से 10% कम अंक प्राप्त कर रहा है, यानी -10। और कोई स्टूडेंट है कि इसे पासिंग मार्क्स से 10% अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, यानी +10। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा आप बताइए जरा। 10 में से 10 घटा दिया 0, नहीं मेरे, इसका डिफरेंस ज्ञात करना है तो इसका परसेंटेज डिफरेंस हो जाएगा 20%।
जैसे 10% अधिक था और हमको डिफरेंस निकालना है, और वो तो -10 था, यानी 10 कम था, तो ये तो 20% हुआ ना। जैसे मेरे पास 50 रुपये है, ठीक है, और उसके पास 20 रुपया और कम है, तो मेरे से कितने कम हो गए टोटल? जितना होना चाहिए था उससे कम है, और उससे मेरे पास अधिक है 50 रुपया। तो कितना हो गया? यानी 50 तो इक्वल करेगा और 20 और नीचे जाएंगे, यानी 70 रुपया हो गया ना। तो वही तो डिफरेंस यहाँ पे थे, बस यही आपको समझना है कि ये जल्दी में कैसे कर लेते हैं। किसी का 40% और कोई कम अंक प्राप्त कर रहा है 30%, तो इसका क्या हो जाएगा परसेंटेज डिफरेंस? 70%। दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जब वही बात कह देगा कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, पासिंग से वो एक 10% ज़्यादा और दूसरा 20% ज़्यादा, तो इसका क्या डिफरेंस हो जाएगा? इसका 10% डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों प्लस है। 20 में से 10 गिनेंगे 10%, एक माइनस और एक प्लस होगा, तब वहाँ पे ऐड करिएगा आप, ठीक है। चलिए इसी पैटर्न पे आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 40% यानी पासिंग मार्क्स था 40%, और एक उम्मीदवार, एक स्टूडेंट है जो 220 अंक प्राप्त करता है, यानी वो 220 अंक प्राप्त करता है और फेल कितने अंक से हो रहा है? 20 से, यानी 20 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो रहा है, यानी 20 और होता तो पास कर जाता है, यानी 220 प्लस 20 यानी 40% का ही तो वैल्यू हो गया 240। बताइए, 220 अंक प्राप्त कर रहा था लेकिन 20 अंक से फेल कर जा रहा था, और पासिंग मार्क्स दे दिया 40%, यानी 220 में और उसको पास करने के लिए 20 अंक की जरूरत थी, यानी 240 हो गया 40% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त? 40 छक यानी 600, यानी फुल मार्क्स 600, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। एक छात्रा को अंग्रेजी की तुलना में गणित में 36 अंक अधिक मिलते हैं। उसके अंग्रेजी और गणित के अंकों के योग का 35% है। उसके गणित के अंक क्या है? हम आपसे कहें कि एक स्टूडेंट को किसी एक सब्जेक्ट में, सपोज दैट अंग्रेजी में उसके अंग्रेजी और गणित के अंकों के योग का 30% मिलता है। तो 30% मिल रहा है, तो जब 30% मिल रहा है तो 30% उसको मान लेंगे, और कह रहा है कि इसे दोनों के अंकों के योग का 30%, ये कितने का? 100 का 30 है, तो बाकी बचा तो इसी का तो है। अभी देख लीजिए, 70 30 100 और 100 का 30 ये अकेला है, और क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों सब्जेक्ट के उसका 30% अंक है, तो जो 30% है और बाकी कितने बच गए? 70, और 70 30 का, तो वही बात है। अंग्रेजी की तुलना में 36 अंक अधिक मिलते हैं। उसके अंग्रेजी और गणित के अंकों के योग का 35% है, यानी मैथ और अंग्रेजी के अंक उसके दोनों सब्जेक्ट के अंकों का 35% है। हमने 35% अंग्रेजी को मान लिया,
टोटल मान लिया हमने 100%, यानी 100 अंक है, तो 100 का 35 तो इंग्लिश ही हो गया, तो बाकी जो बचा वो तो गणित के ना होगा, तो गणित के तो 65 बचा। अब देख लीजिए ये यूनिट यानी रेशियो में कर लीजिए इसे, ये 13 ये 7, कितने का डिफरेंस है? 6 यूनिट का। यही 6 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अंग्रेजी की तुलना में 36 अंक अधिक मिलते हैं गणित में, यानी 6 यूनिट बराबर 36, तो 1 यूनिट बराबर 6, तो गणित के अंक कितना हो जाएंगे? 13 यूनिट। 13 यूनिट बराबर कितना हो जाएंगे? 78। ठीक है, हमने दोनों का मान लिए 100 अंक है, और 100 का 35% अकेले अंग्रेजी में है, तो जो बाकी बचा वो तो गणित में होंगे, तो वही किया है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि कोई छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन जब वह 60% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्णांक से 100 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा के उत्तीर्णांक क्या था? ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अब देखिए पासिंग मार्क्स, ये लाइन हमने दे दिया पासिंग मार्क्स का। ठीक है, ये हो गया पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स का ये दे दिया, यानी उत्तीर्णांक की ये लाइन हमने मान लिया। ठीक है, वह 30% अंक प्राप्त करता है तो 50 अंक यानी 50 अंकों से फेल हो जा रहा है, यानी पासिंग मार्क्स से 50 अंक कम प्राप्त किया, 50 अंक कम प्राप्त किया। यह कब हो रहा है? जब वह 30% अंक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेकिन जब वह 60% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्णांक से 100 अंक यानी पासिंग मार्क्स से 100 अंक अधिक कर रहा है, यानी 100 प्लस जा रहा है। ये कब हो रहा है? जब वह 60% यानी 60% मार्क्स। ठीक है, तो देख लीजिए परसेंटेज डिफरेंस कितना हो रहा है। परसेंटेज डिफरेंस देखिए, परसेंटेज डिफरेंस कितना का हुआ? 30 का। ठीक है, परसेंटेज डिफरेंस 30%, और मार्क्स डिफरेंस कितना का रहा है? 100 तो ज़्यादा है और 50 से कम है, तो मार्क्स डिफरेंस ये तो मन में ही आपको करना चाहिए 150। जैसे पासिंग मार्क्स से मेरे पास 100 है और उसका पासिंग मार्क्स से 50 कम है, तो मेरे की अपेक्षा मतलब मेरे से उसके मार्क्स कितना कम हो गए, यानी 150 कम हो गए। तो यही परसेंटेज डिफरेंस का है, 30% का ही तो अंतर हुआ, वो 150। समझ गए? परसेंटेज डिफरेंस जो होगा, यानी जो ये डिफरेंस हुआ वही मार्क्स में डिफरेंस होगा, तो 30% का वैल्यू 150 है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था, तो परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या था? जब 30% तो प्राप्त कर रहा था तो पासिंग से 50 अंक कम हो रहा था, यानी 30% प्लस 50 हम उसमें जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि पासिंग मार्क्स से तो 85 अंक कम थे ना मेरे, और पासिंग से 50 अंक कम थे। कब थे? जब 30%, यानी 30% में 50 अंक जोड़ देंगे, और 30% का वैल्यू दिया हुआ है 150, तो 30% प्लस 50 कितना हो जाएगा? 200, यानी पासिंग यानी जो भी उत्तीर्ण अंक था वो 200 हुआ। पास करने के लिए 200 मार्क्स चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा के उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या था? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने मान लिया इस लाइन को पासिंग परसेंट, यानी ये हुआ पासिंग मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि 43% अंक प्राप्त करता है तो 72 अंक, यानी पासिंग से वो 72 अंक
कम प्राप्त किया। ये कब हो रहा है? जब वो 43% मार्क्स प्राप्त कर रहा है। लेकिन जब वो 57% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है पासिंग से। तो पासिंग से 40 अंक अधिक यानी +40। यह लाइन पासिंग मार्क्स है, तो इससे अधिक 40 तो +40। और ये कब हो रहा है? जब वो 57% मार्क्स प्राप्त कर रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, परसेंटेज डिफरेंस कितना का हुआ? 14%। अब यही डिफरेंस तो अंक डिफरेंस की इक्वल होगा। वो अंक डिफरेंस कितना हो गया? 40 और 72 कम है। तो ऐसे ये तो मन में करना होता है कैलकुलेशन, माइंड कैलकुलेशन ये सब कीजिएगा। तो अब ऐसे लिख कर करेंगे तो क्वेश्चन ही हो गया, तब आपका काम तमाम हो गया। यहीं पे जब ये कर लिए तो काम तमाम हो गया। ये मन में ही आपको करना था, ये हम आपको करके दिखाया कि ऐसे होता है। 14% बराबर 112। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया? 8। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परीक्षा के उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या था? पासिंग मार्क्स से 72 कम अंक प्राप्त कर रहा था। कब? जब वो 43%, यानी 43% में हम 72 अंक ऐड कर दे तो हम पास हो जाएंगे। तो 72 अंक कितना प्रतिशत होगा? ये तो माइंड कैलकुलेशन करने की बात है। 1% 8, तो 72 अंक बराबर 9%। इसलिए पासिंग परसेंट कितना हो गया? 52%। ठीक है, अभी देख लीजिए ये कैसे हमने कर दिया। 8 अंक बराबर 1%, तो 1 अंक बराबर 1/8, तो 72 अंक बराबर 1/8 देख लीजिए गुने 72। तो यही तो किया है। 9% यानी 43 में 9% यानी 52%। ठीक है, समझ गए ना? पासिंग मार्क्स से इतना कम अंक प्राप्त कर रहा था तो 43%, तो परसेंटेज डिफरेंस बराबर मार्क्स डिफरेंस, और वही 1% का वैल्यू निकल गया। और हमको 43% में और 72 अंकों की जरूरत है। 72 अंक में कितने परसेंट हो जाएंगे? 9%। इसलिए पासिंग प्रतिशत क्या हो गया? 52%। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तब अगला हुआ तोरा चुनाव बेस्ड, यानी चुनाव के ऊपर जो क्वेश्चन तोरा एग्जाम में पूछे हुआ, लगभग हर एग्जाम में पूछे हुआ क्वेश्चन, एसएससी, रेलवे, लगभग हमेशा 1-2 क्वेश्चन। और चुनाव से तो जानते ही कि तोहनी से क्वेश्चनों ना छूटे, क्या कि चुनाव तो आजकल बच्चा बच्चा जान रहा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इलेक्शन बेस्ड। इलेक्शन बेस्ड में होता है कि 2 पार्टी होती है। हम यहाँ पर क्वेश्चन में 2 पार्टी लेंगे, एक हारने वाली पार्टी, एक जीतने वाली पार्टी। अब हमने मान लिया कि टोटल वोट पड़े हैं 100 वोटर है, तो जीतने वाली पार्टी को वोट मिला 60%, यानी 60 वोट मिला। जब जीतने वाली पार्टी को 7 वोट मिला तो इतना तो अक्ल आपके पास है ही कि जब जीतने वाले को 60 मिल गया तो हारने वाले को 40 मिला होगा। तो ये देख लीजिए, तो जब 40 मिला तो दोनों में तो जीत हार हुई। अब जीतने वाला वोटर जो है, जीतने वाला जो उम्मीदवार है कितने वोट से हराया बताइए? 20 से, यानी 20% से उसको हरा दिया, यानी 20 वोट से हरा दिया। यानी हारने वाली पार्टी को 20% कम अंक मिले टोटल वोट के। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब एक ये होता है, अब होता है कि टोटल वोट है 100। ठीक है, ये वोटिंग लिस्ट है, यानी मतदाता सूची, मतदाता सूची। ठीक है, वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट में 100 है। 10% यानी 10 गो आदमी वोट यहाँ पे ना दिल कवा। ठीक, यानी जब 10 गो आदमी ना दिल थी वोट तो 90 गो वोट पड़ल होता ही। जब 90 गो पड़ल वोट यानी 90% वोट पड़ा। तो जब 90% वोट पड़ा और वोट में हम देखते हैं, अब इसमें पूछ देता है कि जो वोट नहीं पड़ा और जो वोट पड़ा उसके 60% जीतने वाले को मिला। जब 60% जीतने वाले को मिला यानी 90 का 60 54, तो हारने वाले को कितना मिला? 36। तभी तो 54 60 30 90 है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया? 18 का।
तो ये 18 किस में हो गया, जो मत पड़े उसमें ये डिफरेंस हुआ 18, ना कि वोटिंग लिस्ट में। ठीक है, 18 का डिफरेंस हुआ जो वोट पड़ा उस पे। और वोटिंग लिस्ट में की बात करेंगे तो ये तो वोटिंग लिस्ट की कितना प्रतिशत हुआ, 18%। यानी वोटिंग लिस्ट के जब बात कहेगा कि जीतने वाली पार्टी वोटिंग लिस्ट के कितने परसेंट से आ रहा है, तो 18% से। लेकिन यहाँ पे जब कहेगा कि वोट जो पड़े उसके कितने प्रतिशत है, ये 20%। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हो गए। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 60% मिला और वह 7260 मतों से जीत गया। कुल कितने वोट पड़े? मेरे दोस्त अभी बताया आपको कि आपको क्वेश्चन में सारी चीज़ नहीं लिखा रहेगा, कुछ अपने बुद्धि का इस्तेमाल आपको करना होगा। जब क्वेश्चन में दे दिया कि कुल मतों का 60% चुनाव जीतने वाला को मिला, यानी जब 60% चुनाव जीतने वाला को मिला, मतलब हारने वाला को कितना मिला होगा, चुनाव जीतने वाला को 60%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40%। अब कह रहा है कि जो चुनाव जीता वो 7260 मत, तो इनमें अंतर कितना का हुआ, 20%। और यही 20% का वैल्यू दिया हुआ है 7260। ठीक है, तो कुल कितने वोट है, जब 20% बराबर इतना है तो 100% बराबर निकाल दीजिए, ऐसे भी निकाल दीजिए। जब इसका 5 तो इसका 5 निकाल दीजिए। जब ये 5 गुना है तो इसका भी 5 टाइम होगा, यानी 5 एक 30 की, 5 दूनी 10 और 3 13 के 3 है, 5 35 और 1 36, यानी 36,300 टोटल वोट। वैसे भी आप कर सकते हैं, 20 से इसको डायरेक्ट कटा के और 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे, कुल पड़े वोट का 20% वोट अवैध घोषित किया गया और उनमें से एक प्रत्याशी को वैध मतों का 55% वोट मिले और वह 10,000 वोट से चुनाव जीत गया। तो उस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? हमने कुल वोट को मान लिया 100, टोटल वोट है 100। अब 20% वोट अवैध पाए गए, यानी 20% को ये इग्नोर कीजिए। जो काम करना है हमको 80 पे, हार जीत 80 पे ही होनी है। ठीक है, अब 80। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो उनमें से एक प्रत्याशी जो जीता वैध मतों का 55%। अब 80 का 55% आप कैसे निकाल लीजिएगा, इसको जल्दी कीजिए। तो 80 का 50% 40 और 80 का 5% कितना हो जाएगा बताइए, 4, यानी 44। जब जीतने वाले को 44 मिला तो ये स्वाभाविक है कि हारने वाले को 36 मिला होगा, क्योंकि 80 में से 44 घटाएगा 36। अब ये देखिए 80 का 55% आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 20 चौके 20 पचे 5 से 11, यानी 44। वही तो बात की है, हम जल्दी में कर दिया। जैसे 80 का 50% निकाल लिया और 80 का 5%, माइंड कैलकुलेशन कीजिए आप। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि 10,000 वोट से चुनाव जीत गया है, तो ये दोनों का अंतर कितना है, 8 यूनिट। 8 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 10,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 हो गया, 2 8 दूनी 16 8 पचे 40। ठीक है, यानी 1250। टोटल वोट हमने कितना माना था, टोटल कितने वोट पड़े थे 100, तो 100 यूनिट निकाल दीजिए, यानी 12,500। सॉरी 1,25,000 टोटल वोट पड़े। ठीक है,
वैध वोटों जो वैध पाएगा उसका नहीं संख्या पूछा, टोटल कितने पड़े, टोटल तो 100 पड़े थे। अब बाद में ना वैध पाया गया वो अवैध 20%, तो टोटल कितने पड़े वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार मोहन और रवि के बीच चुनाव हुआ। 9.09% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया और 14.28% वोट अवैध घोषित किया गया और मोहन को कुल वैध वोटों का 57.14 यानी 57.1/7% वोट मिला। वह 6000 मतों से जीत गया। मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। अभी इस तरह के क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ है दशमलव में उसको फ्रैक्शन में, जैसे 9.09% को आप जानते ही हैं कितना होता है वैल्यू, 1/11। 14.28% का वैल्यू आप जानते ही हैं कितना होता है, 1/7। 57.1/7% का वैल्यू आप जानते ही हैं कितने का, इसी का 4 टाइम्स है यानी 4/7। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मते हमने मान लिया कि कुल वोट पड़े x, ठीक है। अब 9.09% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। जब 9.09% भाग नहीं लिया नहीं यानी 1/11 भाग नहीं लिया तो बाकी कितना बचा, 10/11, तो 10% भाग लिया, ठीक है। अब आगे बढ़िए। 14.28% वोट अवैध घोषित किया, इतना तो वोट पड़ा। अब उसमें से 1/7 तो अवैध घोषित किया गया, नहीं 1/7 तो अवैध घोषित किया गया, बच गया कितना, 6/7, ठीक है, 6/7 बच गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि मोहन को कुल वैध वोटों का 57.1/7% मिला। अब मोहन, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, मोहन और रवि, मोहन को वोट मिला 4/7, तो रवि को स्वाभाविक है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, जब 4/7 मोहन को मिला तो 3/7 रवि को मिला होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया, 1/7। और यही पूछ रहा कर रहा है कि वह 6000 मतों से, यानी उसका जो डिफरेंस हुआ टोटल, ये तो पूरा वोट मिला, इसमें जो डिफरेंस हुआ वही 6000 के बराबर है, यानी डिफरेंस कितना हुआ, 1/7 के बराबर। यही तो 6000 के बराबर दिया हुआ है। वहां परसेंटेज में डिफरेंस निकाल रहे थे, यहाँ फ्रैक्शन में अभी डिफरेंस निकाला अभी, ठीक है। ये काट लीजिए, ठीक है। क्योंकि मोहन को जब 57.1/7% वोट मिला तो यानी 4/7 मिला, तो स्वाभाविक है कि रवि को 3/7 मिला होगा, यानी दोनों में वोट का डिफरेंस कितने का है, 1/7 का। और टोटल पर वोट कितना हुआ, इतना 6/7 तक, और इतना पड़ा, तो इतना का जो 1/7 है वही तो 6000 का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको कट कीजिए आप, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, 10 × 60 हो गया, और यहाँ से भी कट जाएगा, 60 100 हो जाएगा। अब x निकाल दीजिए, 77 × 7, अब 7 49 × 11 कर दीजिए, 99 हो जाता है, और 11 44, 9 9 4 13 की 3 4 1 5, यानी 53,900 टोटल वोट थे। यानी मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 53,900 थे, ठीक है। इतना वोट नहीं दिए, 1/7 अवैध घोषित कर दिया, यानी 6/7 वैध, और जो वैध वोट टोटल ये हुआ उसमें जो डिफरेंस है हार जीत का वही तो 6000 के बराबर है, तो वही तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल दिया पहले,
और वही डिफरेंस 6000 के बराबर है, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। और एक्स माने है टोटल सूची में जो भी नाम है वोटरों का। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। चुनाव में 11.1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाले। इसमें चुनाव पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 16% अधिक वोट मिले। यदि पार्टी बी को 67,200 वोट मिले तो मतदाता सूची में कुल मतदाता कितने थे, यानी कितने हैं, यानी मतदाता सूची में जो भी वोटरों की संख्या वो ज्ञात करना है। ठीक है, हमने मान लिया x, ये टोटल वोट हुए x। अब देखिए x में 11.1/9 का आप जानते हैं ये क्या है, 1/9। कह रहे कि 1/9 मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाले। जब 1/9 नहीं डाले तो 8/9 डाले होंगे वोट, तो 8/9। अब क्वेश्चन में देखिए, इसमें चुनाव पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 16% अधिक वोट मिले, यानी 16% अधिक वोट मिले कहने का अर्थ है कि ए बी का डिफरेंस 16% है। ए बी का 16% डिफरेंस है, ए और बी का, यानी ए को बी से 16% अधिक वोट मिले हैं। और ए प्लस बी को जो भी वैध वोट हुआ, अवैध को इग्नोर कर जो भी वैध वोट हुआ वो 100% हमने मान लिया। जब 100% मान लिया तो यहाँ से ए का वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं 58, ठीक है, और बी का वैल्यू 42, 58 और 42 निकाल सकते। कैसे किया ये हमने, जब a माइनस बी और a प्लस बी हो तो जो ज़्यादा है ये दोनों जोड़कर आधा कर दीजिए और जो कम है ये दोनों का डिफरेंस का आधा कर दीजिए। ऐसे भी सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए आप कि यदि पार्टी बी को 67,200 वोट मिले, यहाँ पे पार्टी बी हार रही है क्योंकि बी को 42% मिल रहा है। ठीक है, जब पार्टी बी को 42% वोट मिला यानी वैध वोटों का, और वही पार्टी बी को वोटों की संख्या है 67,200। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 7×6 42, 7 9 63, 4 7×6 42, 2 को 0 हो जाएगा। ठीक है, 9600। अब 6 से काटिए इसको 16, 1600, 8 से काटिए 200। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल आया 900 और उधर 200 है, यानी 1,80,000। ठीक है, यानी सॉरी यहाँ वैध वोट, हम क्वेश्चन बनाने के हम पीछे वाले क्वेश्चन याद है जरा, यहाँ वोट नहीं डाले थे, यानी वोट 1/8 नहीं डाले थे, तो यानी जो भी डाले उसका तो 42% 67,200 है, क्योंकि जो वोट डाले उसी में तो हार जीत का फैसला होगा। ये आपको थोड़ा ये कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे समझना होगा। इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि ए को पार्टी बी की तुलना में 16% अधिक वोट मिले, यानी ए की जीत हुई, यानी ए और बी का डिफरेंस 16% है और ए और बी का कुल वोट है 100%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, यही कर रहे थे 58 और 42। ये जल्दी कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जब भी ऐसा रहा ए माइनस बी, आगे आपको चैप्टर आगे जैसे ही आगे चैप्टर बताया जाएगा आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी, जब भी ऐसा रहेगा तो जो बड़ा है उसको जोड़कर आधा कर दीजिए, बड़ा वाला का वैल्यू होगा, और इसका डिफरेंस का आधा कीजिएगा तो छोटा वाला का वैल्यू होगा। चलिए आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वही शीट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अविनाश से है, उसे ज्वाइन कर आप PDF को डाउनलोड कर लें। ठीक है। क्वेश्चन है, एक चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज सभी आदमियों का 10% वोट देने नहीं गए और कुल पड़े वोट में से 4000 वोट अवैध घोषित किया गया और विजेता को वैध मतों का 56% वोट मिला और वह 12,480 वोटों से जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। अभी तक हम देख रहे थे क्वेश्चन में कि अवैध जो वोट पाया जा रहा था परसेंटेज में दे रहा था कि 10%, 20% इतना अवैध पाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको रियल डाटा दे दिया है 4000 वोट जो अवैध पाया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को एक्स मानकर बनाएं। ठीक है। तो हमने मान लिया कि मतदाता सूची में टोटल जो वोटरों की संख्या, मतदाताओं की संख्या है एक्स। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। 10% वोट नहीं देने गए, तो 10% वोट नहीं देने गए, इसका अर्थ हुआ कि 90% वोट दिए, तो एक्स का 9/10। ठीक है। और 4000 वोट अवैध घोषित किया गया, तो जब अवैध वोट को हम निकाल देंगे तो वैध वोट मिल जाएगा हमको, तो 4000 इसको घटाइए, ये टोटल हुआ वैध वोट, क्योंकि अवैध को हमने निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। विजेता को वैध मतों का 56% वोट मिला। इतना तो आपके पास अकल होगा ही कि जब विजेता को 56% वोट मिला तो हारने वाली पार्टी को 44% मिलेगा। जब विजेता को 56% मिला तो हारने वाली को 44%, तो इन दोनों का परसेंटेज डिफरेंस कितने का हुआ? 12% का। ठीक है। वैध मतों का जो 56% मिला, यानी वैध मतों पे ही तो हार जीत का फैसला होगा, तो वैध मतों में ही तो 12% का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। 12,480 वोटों से वो जीत गया, तो इसी का तो डिफरेंस ये दिया हुआ है। 12% बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12,480। ठीक है। अब इसको कटाइए, ये कट जाएगा 104 यानी 1040। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 9x/10, 9x/10 माइनस 4000, ये 100 है, इधर जाएगा तो 1,04,000, 1,04,000 हो गया। 9x/10, ये 4000 उधर जाएगा तो 1,08,000। ठीक है। अब इसको काटिए, 12 यानी ये 12,000 हुआ, तो x का मान तो यहाँ पे निकल गया, आपका x का मान निकल गया 12,000 और ये 10 से गुना होगा यानी 1,20,000। ठीक है। यही आया टोटल मतदाताओं की संख्या। समझ गए क्वेश्चन क्या? चलिए, तो आप PDF इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर लें और इसे एक बार वीडियो को देखें और स्वयं प्रैक्टिस करें। ठीक है। क्योंकि मेन आपका प्रैक्टिस से ही होगा, फांकी मारने से कुछ नहीं होता है। मेन मेहनत कीजिए, मेहनत, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ होता है। ठीक है। चलिए, तो इसे सब्सक्राइब व शेयर कीजिए, वह अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनके तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। चलिए, धन्यवाद।